अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग और हम इसके यूनिट 2 के मतलब बात करेंगे वैल्यू ऑफ मनी। जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने मनी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, तो इस यूनिट में हम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे कि मनी की वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है और कौन से फैक्टर्स वैल्यू ऑफ मनी को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि किसी मनी के अंदर क्या वैल्यू है, उसकी परचेजिंग पावर और कैपेसिटी टू एक्सचेंज क्या है। हमारी जेब में 1000-500 रुपए होना काफ़ी नहीं है। असल चीज़ ये है कि इस मनी के अंदर परचेजिंग पावर कितनी है, मार्केट के अंदर हम उस मनी से क्या खरीद सकते हैं। तो इस मामले की वजाहत के लिए मुख्तलिफ इकानों में इसने थ्योरीज पेश की। 3 थ्योरीज का यहाँ पे जिक्र किया गया है। नंबर 1, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये इरविंग फिशर ने पेश की और उसने कहा कि द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन में बढ़ती जाती है, द प्राइस लेवल आल्सो इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाते जाएंगे, उसी तरह प्राइस लेवल बढ़ता जाएगा और उस मनी की वैल्यू में कमी आती जाएगी। जैसे आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसला कर दे कि पाकिस्तान में जितनी मनी या करेंसी इन सर्कुलेशन है, इसको डबल करना है और करेंसी प्रिंट करके हमने सर्कुलेट करनी है, तो करेंसी तो हम सब तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। इसके बाद सेकंड थ्योरी है जी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो उसे कहते हैं कैश बैलेंस अप्रोच। कैश बैलेंस अप्रोच बहुत से डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डेवलप की, जिनमें अल्फ्रेड मार्शल, लेसी विगो और जेम्स कीन्स थे। उन्होंने कहा कि द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड करता है जी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। किसी खास वक्त में लोगों की मनी की डिमांड सप्लाई क्या है। लोग अक्सर अपने पैसे को कैश बैलेंस की सूरत में डिफरेंट अर्न एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए रखते हैं। तो डिमांड ऑफ मनी जो होती है वो लोगों की रियल इनकम कितनी वो कैश की सूरत में रखना चाहते हैं, उस पर इफेक्ट करती है। यानी लोगों की जो कैश होल्डिंग पोजीशन होती है, उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी डिटरमिन होती है। तीसरी मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी जो है, ये मिल्टन फ्राइडमैन और उसके जो अदर इकोनॉमिस्ट थे साथी, उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा कि देखें, किसी भी मनी की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए ना सिर्फ एक दो फैक्टर नहीं हो सकते, बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि लोग अपनी वेल्थ मुख्तलिफ चीज़ों में संभाल के रखते हैं। जैसे मनी, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट जो बैंक में रखे होते हैं, बॉन्ड्स की सूरत में जो जिन पे इंटरेस्ट मिलना होता है। इस तरह इक्विटीज या कंपनीज के शेयर्स की सूरत में, या फिजिकल गुड्स जैसे प्लाट, बिल्डिंग, मशीनरी या ह्यूमन कैपिटल की सूरत में। तो इसलिए जो मिल्टन फ्राइडमैन है, उसने कहा कि जो किसी भी वैल्यू ऑफ मनी के डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है शेयर्स में मुल्क के अंदर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड से मुराद सेविंग बॉन्ड्स नहीं है, ये डिबेंचर्स हैं। नंबर 3, लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है कि ओवरऑल लोग कितना कैश एसेट लिक्विड की सूरत में रखना चाहते हैं, और डिग्री ऑफ रिस्क क्या है। तो इन 4 फैक्टर्स को देख के किसी मुल्क के अंदर मनी की वैल्यू का डिटरमिन किया जाएगा। अच्छा, अब हम जो सेकंड टॉपिक है यूनिट का, उसको देखते हैं, विच इज अबाउट इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप। इन्फ्लेशन वो मैयर है जो मनी की वैल्यू को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। हम आम लफ्जों में इसे इन्फ्लेशन को महंगाई कहते हैं, और हम इसे कहते हैं कि इट इज एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इन्फ्लेशन की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे इसकी होने की डिफरेंट वजूहात होती हैं, तो बेस्ड ऑन इट्स रीजन इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर मैं काजेज की बेस पे बात करूं, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस इकोनॉमी में होता है जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो जाए और उसके साथ साथ मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाए, डिमांड भी इंक्रीज हो जाए और इनकम लेवल भी बढ़ जाए। तो उस सूरत में डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, जब एक चीज के मांगने वाले या गाहकी बहुत ज्यादा हो जाए। फिर होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बाद दफा जो प्रोड्यूसर जो चीज बना रहे हैं, उनकी कॉस्ट में, लागत में इजाफा हो जाता है। उसकी वजह हो सकती है मजदूरों को ज्यादा तनख्वाहें देना, इंक्रीज इन वेजेस, या रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, या कोई और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है और डिमांड पुश इन्फ्लेशन भी होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बेस पे बात करें, तो बाद दफा होता है पार्शियल इन्फ्लेशन, जो पार्शली गुड्स एंड सप्लाई की कीमत कॉस्ट बढ़ने से होता है और पार्शली मनी सप्लाई बढ़ने से होता है। और एक होता है फुल इन्फ्लेशन, वो उस वक्त होता है जब मनी सप्लाई और प्राइस लेवल दोनों बढ़ रहे हों, और लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ रही हो। डिग्री ऑफ कंट्रोल की बेस पे भी इन्फ्लेशन को डिफाइन किया जाता है, ओपन इन्फ्लेशन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन।
ओपन इन्फ्लेशन वो है जो आहिस्ता आहिस्ता हर दिन बढ़ता जाता है और फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सप्रेस्ड वो होता है जिसको गवर्नमेंट डिफरेंट वे से कंट्रोल करके रखती है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बेस पे अगर बात करें तो एक को कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो हर साल 2% के करीब बढ़ता रहता है। फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन है जो हर साल 5% के हिसाब से बढ़ता है। फिर रनिंग इन्फ्लेशन है जो हर साल 8 से 10% बढ़ता है। और फिर हाइपर इन्फ्लेशन होता है जिसके बढ़ने की परसेंटेज 50, 100 और 150% भी हो सकती है। और भी इन्फ्लेशन की टाइप्स हैं, जैसे मॉनेटरी इन्फ्लेशन वो होता है जब आप मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा कर जाए तो चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। बजटरी इन्फ्लेशन होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तो उस सूरत में भी इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट अपने खर्चात पूरे करने के लिए और नोट प्रिंट कर सकती है। अच्छा, अब इन्फ्लेशन का हल क्या है? व्हाट आर द रेमेडीज फॉर इन्फ्लेशन? नंबर वन तो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके तहत स्टेट बैंक या दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक तय करता है कि किसी मुल्क में मनी की सप्लाई कितनी होगी। अगर एक मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो स्टेट बैंक मनी की सप्लाई कम कर देता है। इसके अलावा बैंकों को कह सकता है कि वो अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखें और लोगों को ज़्यादा लोन ना दें, क्योंकि बैंकों से भी पैसा मनी के तौर पे डिफरेंट बिजनेस फर्म्स को मिलता है। बैंक रेट्स के अंदर कमी कर सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई कर दे तो उस सूरत में भी इन्फ्लेशन में कमी आ जाएगी। बैंकों के मार्जिन रिक्वायरमेंट में कमी की कह सकता है। फिर फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी से मुराद गवर्नमेंट की पॉलिसी जिसमें तय किया जाता है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स पे कितने टैक्स लगेंगे। अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन रेट को कम या ज़्यादा कर सकती है ताकि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की कंजम्पशन को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए। पब्लिक बारोइंग कर्टेल की जाती है यानी कम की जाती है ताकि फंड सेव हों। और इसके अलावा डिफरेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स हो सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत से मेजर्स हैं जैसे स्मगलिंग कंट्रोल करना और डिमांड को कंट्रोल करना। अच्छा, इन्फ्लेशन की तरह एक और फैक्टर होता है उसे कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? जब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही हो यानी दूसरे लफ्जों में चीजों की कीमतें कम हो रही हों तो डिफ्लेशन कब होता है? डिफ्लेशन उस वक्त होता है जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर और डिमांड फॉर गुड्स जो है वो कम हो रही हो या लोगों की इनकम कम हो रही हो, उस सूरत में भी डिफ्लेशन हो सकते हैं। या इंक्रीज इन सप्लाई जो है वो चीज़ों की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई हो कि उनकी प्राइस कम हो रही हो। डिफ्लेशन का हल क्या है? डिफ्लेशन का हल ये होता है कि आप मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं। स्टेट बैंक को कहता है कि आप और ज़्यादा लोन दें, लोगों को कंजम्पशन के लिए आप इनकरेज करते हैं। तो इस तरह इन्फ्लेशन पे काबू पाया जा सकता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन ये है कि इन्फ्लेशन भी हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो। तो इस सूरत में ये एक सीरियस प्रॉब्लम होता है क्योंकि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी और इन्फ्लेशन भी साथ साथ होगा। इसके भी डिफरेंट काजेज होते हैं जैसे कि रिसोर्सेज की कास्ट बढ़ जाए और उनकी सप्लाई कम हो जाए, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, लेबर शॉर्टेज हो जाए या टैक्सेस इनडायरेक्ट ज़्यादा हो जाए। इसका भी हल स्टेगफ्लेशन का ये है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट शुरू करे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेशली ताकि लोगों को जॉब्स मिलें। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएँ, टैक्सेस कम किए जाएँ स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेस और रॉ मटेरियल्स लो रेट में इंडस्ट्री को प्रोवाइड किए जाएँ। फिर दो कॉन्सेप्ट हैं जी, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी जब गवर्नमेंट खुद प्लान्ड तरीके से अपनी करेंसी की वैल्यू में कमी करती है उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन तब होती है जब गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती लेकिन खुद डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे किसी मुल्क की करेंसी में कमी या होती है। तो डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या होता है? आपके मुल्क के करेंसी की क्योंकि वैल्यू कम हो जाती है तो उस सूरत में आप जो भी चीज़ बाहर के मुल्कों से मंगाएंगे वो आपके मुल्क में महंगी होगी यानी इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो दूसरे मुल्कों में सस्ती हो जाएंगी। इन्वेस्टर डिस्करेज होता है, वो फिर आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि आपके मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम हो रही होती है और इंटरनेशनल लेवल पे वो मुल्क अट्रैक्टिव नहीं रहता। तो ये एक कॉन्सेप्ट थे जी डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन के। ये आपका यूनिट नंबर 2 था जिसमें हमने वैल्यू ऑफ मनी की बात की। वैल्यू ऑफ मनी को बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ लेबर है, इन्फ्लेशन है। तो इसकी रीडिंग आप लोग अच्छी तरह करें। एंड पे ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको अच्छी तरह पढ़ लें। और क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हैं तो इनकी रीडिंग आपने अच्छी तरह करें। बहुत शुक्रिया।